नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है वृद्धाश्रम। मुरली प्रसाद जी बैठे बैठे कविता लिख रहे थे। उन्हें अपनी बहू राखी की आवाज सुनाई दी, जो उनके बेटे कमल से कह रही थी कि देखा कैसे बैठे बैठे तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा करवा दिया हमारा। मैं तो परेशान हो गई हूँ उनसे, मुझसे नहीं होने वाली इनकी सेवा। पहले ही कह देती हूँ, 15 दिन तुम करो इनकी सेवा। और अब कमल बोला, राखी तुम तो जानती हो मैं खुद कितना परेशान हूँ बाबूजी से। 15 दिन की बात है, बस फिर मैं भी इनसे कह दूंगा कि गांव वापस चले जाए। मुरली प्रसाद जी बेटे बहू का वार्तालाप सुन चुके थे। हालांकि अब यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उनकी पत्नी विद्या जी ने छोड़कर गई थी, तब से बेटा बहू हर बात पे उन्हें जलील कर देते थे, ताकि मुरली प्रसाद जी अपने गांव के घर में चले जाएं। जबकि मुरली प्रसाद जी ने गांव के सिर्फ घर बनवा कर रखा था, ताकि गर्मी की छुट्टियां में कभी कभार पूरा परिवार वहां प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाए और छुट्टियां बिता पाए। वो खुद वर्षों से शहर में बस चुके थे, यहाँ तक कि कमल भी यहीं पैदा हुआ था। मुरली प्रसाद जी अब अपने काम से रिटायर हो चुके थे और एक वर्ष पूर्व भी उनकी पत्नी विद्या जी अभी उन्हें अकेले छोड़कर भगवान की प्यारी हो गई थी। तब से मुरली प्रसाद जी अपने दिल के भाव को पन्ने में उतारने लगे थे। उन्हें कविता लिखने का पहले से शौक था, मगर नौकरी चलते कभी समय ही नहीं मिल पाता था। अब रिटायर के बाद उन्होंने फिर से कविताएं लिखना शुरू किया था। अभी 4 दिन पहले ही उनके पोते सोनू के हाथ से जमीन पे पानी गिर गया था और मुरली प्रसाद जी उस पानी की वजह से फिसलकर गिर गए थे। तब बहू चिल्लाकर बोली थी, पापा जी आप में और सोनू में ज्यादा अंतर नहीं है, उनकी तरह आप भी देखकर नहीं चलते। अरे सोनू तो बच्चा है, मगर आप तो ऊंट राज है। बेटा कमल भी पीछे से आकर चिल्लाकर, इस बार कितने का पटाखा लगा होगा क्या पता। यहाँ मुरली प्रसाद जी दर्द से कहा रहे थे और दूसरी तरफ बहू बेटे के ताने बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उन पे बोल रहे थे। डॉक्टर के पास पहुंचकर पता चला कि मुरली प्रसाद जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से उन्हें डॉक्टर ने 15 दिन का प्लास्टर बांधा और आराम से करने को कहा था। मगर 4 दिन में मुरली प्रसाद जी को यह एहसास हो गया था कि बेटे बहू से उनकी सेवा नहीं हो रही है। उन्हें लगने लगा था, मुरली प्रसाद जी ने भी मन में ठान लिया था कि बस यह 15 दिन निकल जाए, फिर वो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। वो पहले ही सोच लिए थे। पत्नी विद्या जी ने तो कभी मुरली प्रसाद जी का कोई घर का काम करने दिया ही नहीं था, इसलिए उन्हें घर के कामों करने नहीं आते थे। गांव के घर जाने का उनका बड़ा मन था, मगर वहां जाकर अकेले कैसे दिन निकलेंगे, यही सोचते सोचते उनकी आंखें लग गई। जैसे तैसे उन्होंने वो 15 दिन निकाले। जैसे ही डॉक्टर ने उनका प्लास्टर खोला, दूसरे दिन मुरली प्रसाद जी ने अपना सामान बांध दिया, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने अपनी पत्नी विद्या जी की तस्वीरें रखी। बेटे बहू और उनसे मतभेद ही रहा था और मुरली प्रसाद जी अब जान चुके थे कि उनके बेटे बहू को उनकी रत्ती भर भी कदर नहीं है। इसलिए रोज के झगड़े से परेशान होकर उन्होंने हमेशा के लिए वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया। अपने बेटे बहू के चलते अपना सामान बांधकर दूसरे दिन मुरली प्रसाद जी अपने कमरे से बाहर निकल आए तो देखा कि बेटा बहू टीवी देखते हुए स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। कमल बोला, गांव जा रहा है क्या बाबूजी? कमल अपने पिताजी से पूछे। मुरली प्रसाद जी बोले, नहीं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। वो अपने बेटे से बोले। बेटा बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुरली प्रसाद जी वृद्धाश्रम आ गए। वृद्धाश्रम आकर मुरली प्रसाद जी ने नए दोस्त बना लिए और अब वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। रोज सुबह मुरली प्रसाद जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहलते और दोस्तों के संग खूब बतियाते। वहाँ पे एक रोज वह इसी तरह वृद्धाश्रम में प्रांगण में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि बाहर एक कार आकर रुकी हुई है और उस कार में एक युवक और एक वृद्ध महिला उतरी। युवक ने उतरकर उस वृद्ध महिला का सामान यहाँ रख दिया और कार लेकर चलता बना। मुरली प्रसाद जी उदास होकर अपने मन में बोले, हे भगवान, आज फिर एक व्यक्ति अपने घर से बेघर होकर इस वृद्धाश्रम पनाह में आ रहा है। उसे देखकर वो मन ही मन बोले, वह वृद्ध महिला
वृद्धाश्रम के गेट खोलकर अंदर आने लगी। बहुत दूरी होने की वजह से मुरली प्रसाद जी वृद्ध महिला का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं उसका दे रहा था, मगर जैसे ही वृद्ध महिला अंदर आने लगे, मुरली प्रसाद जी को देखते ही उसने अपनी साड़ी से सर पे पल्लू ले लिया और पल्लू भी इतना बड़ा कि वृद्ध महिला का चेहरा ढक गया उस पल्लू से। मुरली प्रसाद जी को लगा मानो उन्होंने उस वृद्ध महिला को कहीं देखा हो, मगर चेहरा ना देख पाने की वजह से वह अंदेशा नहीं लगा पा रहे थे कि वो कौन है। वह वृद्ध महिला वृद्धाश्रम के अंदर जा चुकी थी। तभी मुरली प्रसाद जी ने देखा कि उनका एक वृद्ध दोस्त रो रहा है, तो उनके पास जाकर बोले, क्या हुआ दोस्त? वो जाकर पूछते हैं। उनका वृद्ध दोस्त बोला, आज बेटे बहू और पोते पोती की बहुत याद आ रही है। वो उनसे बोलते हैं। मुरली प्रसाद जी बोले, दोस्त तुम ऐसे बेटे बहू को याद करके आंखों में आंसू बहा रहे हो जिसकी वजह से आज तुम यहाँ हो, बल्कि तुम्हें तो उन्हें अब तक भुला जाना चाहिए था। उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र होती तो वह तुम्हें यहाँ मिलने आते। दोस्त मैं तो उस वक्त ही अपने बेटे बहू से सारे रिश्ते तोड़ आया था जब उन्होंने मुझे यहाँ तक आने पर विवश कर दिया था। उन्होंने अपने टूटे हुए दोस्त को हिम्मत दी, जिसके बाद उनका दोस्त मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे दोस्त की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता। वो बोला। मुरली प्रसाद जी जब खाना खाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 दिन पहले आई वृद्ध महिला का बरांगन साफ कर रही थी। अभी उसका चेहरा उसके पल्लू से ढका हुआ था। उन्होंने वृद्ध आश्रम के एक कर्मचारी को बुलाकर पूछा कि वो महिला यहाँ काम क्यों कर रही है। उसने पूछा। कर्मचारी बोले, चाचा जी यह वृद्ध महिला सब जब से वृद्धाश्रम आई है रोए जा रही थी। उसके परिवार के बिना उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। वो उनसे बोले। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, मुझे यहाँ साफ सफाई का काम दे दो। शायद काम करने की वजह से मुझे मेरे परिवार को भुलाने में मदद मिल पाए। वो वृद्ध महिला ने बोला। मुरली प्रसाद जी कर्मचारी की बातें सुन ही रहे थे कि तेज हवा के कारण उस महिला के चेहरे पे ढका पल्लू सिर पे पड़ा और मुरली प्रसाद जी उस महिला का चेहरा देखकर हैरान रह गए। यह तो माला जी है। अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, इन्हें भी यह दिन देखना पड़ रहा है। इनके बेटे बहू ने भी इन्हें यहाँ छोड़ दिया। मुरली प्रसाद जी मन ही मन बुदबुदाए। फिर अचानक ही उन्हें क्रोध आया और वो गुस्से में उस कर्मचारी से बोले, आजकल के बच्चों को अपने माता पिता की कोई कदर नहीं है। जब बच्चे को माता पिता के साथ रहना ही नहीं था तो माता पिता को भी उनकी याद में आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। जाने क्यों लोग बच्चा जनते हैं, जब आगे चलकर यही दिन देखना है। कर्मचारी बोला, चाचा जी आप सही कह रहे हो। वृद्ध आश्रम में बढ़ती संख्या को देखकर मुझे भी यही लगता है कि उतने में वृद्धाश्रम का एक दूसरा कर्मचारी मुरली प्रसाद जी से आकर बोला, आपसे कोई मिलने आया है। कोई आकर उनसे बोलते हैं। मुरली प्रसाद जी मन ही मन बोले, जाने कौन मिलने आया होगा। वो सोच रहे थे एक पल को, उसे कुछ समझ में नहीं आया। मुरली प्रसाद जी बाहर आए तो देखा कि उनका बेटा कमल और बहू राखी उनसे मिलने आए हुए हैं। उनके बेटे बहू खुद गए हैं। मुरली प्रसाद जी खुद उन्हें देखकर असंभव में थे और गुस्से से बोले, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना। वो बोले, मैं यहाँ खुशी से अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। यहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब मिलकर खुश हंसी आके लगाते हैं। कमल मुरली प्रसाद जी से बोला, पापा आज शाम सोनू का जन्मदिन है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। मुरली प्रसाद जी बोले, मैं अब यहाँ से बहुत खुश हूँ और अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकना चाहता। वो अपने बेटे से बोले। बहू राखी बोली, पापा जी सिर्फ आज शाम की पार्टी के लिए आ जाइए। सारे रिश्तेदार पड़ोसी और अपने मित्रों को भी बुलाया है। लोग आपके बारे में पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे हम? मुरली प्रसाद जी बोले, अच्छा अब समझ आया कि तुम लोग मुझे क्यों लेने आए हो। सभी के सामने अपनी नाक बचाना चाहते हो, यही है ना? आज इतने महीने बाद तुम लोगों को मेरी याद आई है, वह भी अपनी
इज्जत बचाने की खातिर, वरना इतने महीने से मैं यहाँ अकेले पड़ा हूँ। मेरी कहीं खैर खबर तक नहीं लेने की कोशिश की तुम लोगों ने। कितने स्वार्थी हो गए हो तुम लोग, जरूरत पड़ी तो लेने आ गए। एक बार भी फोन करके भी जरूरत नहीं समझी। कम से कम यहाँ तक जानने की तो कोशिश भी नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गया हूँ। अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और रही दुनिया वालों की बात, तो दुनिया वालों से कह देना कि तीर्थ यात्रा पर गया हूँ। और वैसे भी मैं कहाँ जाकर किसी को बताने वाला हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में जाने लगे। अपनी बेटी बहू से बोले। बेटा बहू यह देखकर प्लान बनाने लगे कि ऐसे तो पापा मानने वाले नहीं है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। थोड़ी देर में दोनों रोने सूरत बनाकर मुरली प्रसाद जी के पास पहुंचे और गिड़गिड़ाकर बोले, पापा सोनू भी आपको बहुत याद करता है, उसको लिए आ जाइए बस। कमल जी ने तुरंत सोनू को फोन लगा दिया। फोन पे सोनू ने मुरली प्रसाद जी से कहा, दादाजी आप कहाँ चले गए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज मेरे बर्थडे पर आ जाइएगा। मुरली प्रसाद जी की आंखें के आगे नन्हे सोनू का चेहरा आ गया और वो सोचने लगे, पोते सोनू के आखिर क्या बिगाड़ा है, वो नन्ही जान तो मेरा दोषी भी नहीं। सोचकर बेटे बहू के साथ चलने को राजी हो गए। मुरली प्रसाद जी बोले, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि कल वापस तुम लोगों को मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने आना पड़ेगा। बेटे बहू ने शर्त मान ली और मुरली प्रसाद जी उनके साथ घर की ओर चल पड़े। अपने घर शाम की पार्टी में मुरली प्रसाद जी को उनके मित्र रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मिले। सभी ने मिलकर खूब सारे बातें की, मगर मुरली प्रसाद जी ने किसी को कुछ नहीं बताया और उनके मन में खूब सारे विचार चल रहे थे। वो सोच रहे थे कल उन्हें बेटे बहू को एक सरप्राइज भी तो देना है। सोचे पार्टी खत्म होने में रात हो चुकी थी। मुरली प्रसाद जी अपने कमरे में जाकर सो गए। पार्टी के दिन अपने कमरे में जाते ही उन्हें अपनी पत्नी विद्या की याद वहां पे आ गई। एक और गर्म रोटी खा लीजिए ना, आप खाते हैं तो मेरे तन मन में लगता है, उसे याद आने लगे। मुरली प्रसाद जी कहते, विद्या तुम इसी तरह गर्म गर्म रोटियां खिलाती रहो तो मैं एक दिन बहुत मोटा हो जाऊंगा। और दोनों पति पत्नी हंस पड़े। विद्या के चले जाने के बाद उनकी बहू ने उन्हें एक रोटी के लिए तरसा दिया था। ऊपर से घर के सारे काम करवाने लगी थी वो अलग। वो भी मुरली प्रसाद जी खुशी खुशी करने लगे थे, मगर फिर भी घर में कोई इज्जत ना मिले, कोई ऐसा अपने ही घर में रहे। अपनी पत्नी विद्या के यादें में खोए मुरली प्रसाद जी की आंखें लग गई। सुबह उठे तो देखा बेटा बहू तैयार खड़े थे। बहू राखी बोली, चलिए पापा जी आपको वृद्धाश्रम वापस छोड़ आते हैं। वो बोले। बहू राखी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं पापा जी हमेशा के लिए यहीं ना रुक जाए। वो सोचने लगी, इसलिए उन्हें जल्दी से वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। वो सोची। मुरली प्रसाद जी बेटे बहू की मनसा भाप चुके थे, इसलिए जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। और जैसे ही तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पे एक संतुष्टि भरी मुस्कान है। मुरली प्रसाद जी अपने घर को एक निहारते हैं और सोचते हैं कि बेटे बहू को यहाँ से मुझे निकालने की कितनी जल्दी है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ मन लगे वही रहना चाहिए। और उनकी कार वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई जाती है और वो सोचते हैं कि आज वृद्धाश्रम में बेटे बहू को जो सरप्राइज दूंगा, उसके बाद यह लोग वृद्धाश्रम नाम लेना ही भूल जाएंगे। थोड़ी देर में कार वृद्धाश्रम के आगे आकर रुक गई और बेटे बहू कार से बाहर आकर खड़े हो गए। मुरली प्रसाद जी कार से उतरकर वृद्धाश्रम के गेट खोलकर अंदर जाने लगे और फिर एक पल रुककर उन्होंने पीछे मुड़कर बेटे बहू को आवाज लगाई, मुरली प्रसाद जी। बेटा बहू कार में बैठने ही वाले थे कि मुरली प्रसाद जी की आवाज सुनकर रुक गए। मुरली प्रसाद जी फिर से बोले, रुको यहाँ आओ, मुझे तुम लोगों को किसी से मिलवाना है। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर उन्होंने एक कर्मचारी माला जी को बुलाने
को कहा एक कर्मचारी से। माला जी जैसे ही बाहर आई, कमल उन्हें देखकर दंग रह गया और राखी उनको तो जैसे काटो तो खून नहीं। राखी माला जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ कैसे? आपने मुझे बताया भी नहीं, मगर आपको यहाँ लाया कौन? माला जी के पास बेटी की बातों का कोई जवाब ना था। राखी बोली, मुझे तो अब तक यही लगता था कि आप भैया भाभी के साथ अच्छे से रह रही हो। कल को मेरी भाभी से बात हुई थी, मैंने उनसे कहा भी कि इतने दिनों से मेरी माँ से बात नहीं हो पा रही है, तो भाभी बोली कि माँ तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी भाभी की बात मान ली। माला जी बोली, बेटी तेरा भाई अभी झूठ बोल रहे हैं, करीबन 1 महीने से वो लोग मुझे यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए हैं। राखी बोली, माँ उस जालिम औरत की इतनी हिम्मत की, उसने तुम्हें यहाँ वृद्धाश्रम छोड़ दिया। देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मगर माँ तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुरंत तुमको यहाँ से वापस ले जाती। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा सब करने की? और अपनी माँ से वो लिपट गई राखी। माला जी बोली, मैं किस मुंह से तुम्हें बताती राखी? वो अपनी बेटी से बोली, जिस दिन मैं यहाँ वृद्धाश्रम पहुंची, मैंने देखा कि तुम्हारे ससुर जी भी यही है। मतलब कि तुमने और तुम्हारी भाभी में भी कोई फर्क नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे ससुर जी भी यहाँ है। वो बोली। यह कहते हुए माला जी ने अपनी बेटी को अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए दूर रहो मुझसे। एक तरफ मेरे बेटे ने एक माँ को घर से बेघर कर दिया और दूसरी तरफ मेरी बेटी ने अपने ससुर को घर से बेघर कर दिया। मेरी दोनों औलादें एक जैसी निकली, निकम्मी। अब तो मुझे तुम्हें अपने बच्चे कहने में भी शर्म आ रही है। माला जी बोली अपनी बेटी से। अपनी माँ की बातें सुन राखी का सिर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं जो अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वही सब मेरे माता पिता के साथ भी हो सकता है। वो बोली। माला जी बोली, वैसे तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफी मांगनी है तो अपने ससुर जी से मांग। राखी अपने ससुर जी के पाँव में गिर गई और बोली, पापा मुझे माफ कर दीजिए। पीछे से कमल भी उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हमें माफ कर दो पापा, और अब आप दोनों घर चलो और हमें अपनी सेवा का मौका दो। मगर मुरली प्रसाद जी और माला जी ने घर जाने से मना कर दिया और बोला, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब बार बार धोखा खाने की हिम्मत नहीं है हम लोगों में। हमारे शरीर में अब जो भी थोड़ी बहुत जान बची है वह यहाँ वृद्धाश्रम में रहकर गुजारेंगे। हम यहाँ वृद्धाश्रम में सुखी है। कहकर दोनों बुजुर्ग अपने अपने कमरे में चले गए। आपको क्या लगता है ये सही कि ये गलत? कमल और राखी भी भारी मन से अपने घर वापस आ गए। राखी तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखकर उस सदमे से अब तक उभर ही नहीं पाई थी। अपनी माँ को देखकर कमल अपने पिताजी के कमरे में पहुंचा तो देखा वहां नीचे एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ था, जो शायद उसके पिताजी की जेब से गिरा हुआ है लग रहा था। उस पर उसके पिताजी ने एक कविता उसमें लिखी हुई थी कि नाजों से पाल पोस कर जिसको हमने बड़ा किया, आज देखो उसी बेटे ने घर से हमको अलग किया। उसके पिता लिखे हुए थे। तुम कहती थी यह बेटा तो हमारे है जी ने कहा है कि बजा है, मगर मैंने तो उससे रहते मौत आते देखी है। हाँ मैंने मरने से पहले मौत आते देखी है। उसी बेटे की वजह से मैंने जिंदा होकर भी मौत आते देखी है। पढ़ते पढ़ते कमल पपक पकड़ कर रो पड़ा और अब उसके पास पश्चाताप के अलावा कोई चारा उसके पास नहीं था। आपको क्या लगता है, उसको आना चाहिए घर या फिर वृद्धाश्रम में भी रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है उसने सही किया या गलत, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।